शरीर के सभी अंग हड़ताल कर दे कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे, ब्लड कह दे हम नहीं जावे, या हाथों तक नहीं जाओ, ब्लड कह दे मुड़वा तक नहीं जाओ, ब्लड कह दे गोड़वा तक नहीं जाओ, अगर वो हड़ताल करके बैठ जाए कि मुझे नहीं जाना है, चाहे जो कह लो ना जब जा, तो ब्लड जाएगा नहीं, वर्क करेगा नहीं, हाथ करेगा नहीं करेगा, और यहाँ नहीं जाए तो दिमाग भी नहीं काम करेगा। ठीक है, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को, जीव में हम लोग जीव में है ना, चाहे वो जानवर हो जाए चाहे मनुष्य हो जाए, वो सब जीव की श्रेणी में आते हैं। तो कह रहा जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछते हैं अगर हम गलती से कह दिए हाँ है, अरे भैया हमको उठा लेंगे, तो हमारा बढ़िया मित्र होगा, सबसे बड़ा मित्र तो हमारा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तू तो हमारा सबसे सच्चा मित्र होगा। जैसे हम कह दिए आज कोनो व्यवस्था नहीं बा, तू तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, राम रावण के दुश्मनी माता हो रही है, ऐसे बोल देते। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं अगला पार्ट बायोलॉजी का, जो कि हम 10वीं क्लास का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, और ये अपना पार्ट नंबर 2। जैव प्रक्रम में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे बेसिक्स में, और इसमें फिर अभी चल रहे हैं हम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है, देखिए मैं इसको पढ़ा चुके हैं, जो उनको रिवीजन करते रहिए तभी काम में आएगा, नहीं तो सब भूल जाएगा। देखिए लिखा है जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ, यानी इनको अंग्रेजी में बोला जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन नाम सुने होंगे ऐसे, लेकिन यहाँ पे हिंदी इसका होता है जैव रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन नहीं सुने वो बायोकेमिकल रिएक्शन सुने होंगे, क्योंकि अंग्रेजी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बहुत लोग बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक है, तो हिंदी में इसका जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसको समझ लो। होते क्या है, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो कह रहे हैं जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को, जीव में हम लोग जीव में है ना, चाहे वो जानवर हो जाए चाहे मनुष्य हो जाए, वो सब जीव की श्रेणी में आते हैं। तो कह रहा है जीवों में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी जीवित प्राणी है उसमें कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर, तो उसे हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ कहेंगे। सही है ना। अभी देखो धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि क्या चीज़ है, कैसे क्या हो रहा है। भाई देखो एक बात बताओ, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि जैव रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। सबसे पहला होगा अपना अपचयी क्रियाएं, दूसरा होगा उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं उपचयी क्रियाएं हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हैं, पहले चैप्टर में नहीं पढ़े हैं, और वीडियो भी बना है, लिंक दे दिया गया है, आप उसमें देखिए, प्लेलिस्ट बना जाके देख सकते हैं। अपचयी क्रियाएँ जो होती है इनको अंग्रेजी में बोला जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, अब इनको मान लीजिए कैटाबोलिक रिएक्शन अंग्रेजी में आ गया तो नहीं समझ पाओगे क्या है, इसका मतलब होता है उपचयी। कैटाबोलिक में कहा जाता है कि इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। जो जटिल रहेंगे, कठोर रहेंगे, वो टूटते हैं, यानी काटे जाते हैं, ऐसे कह सकते हो, काटे जा सकते हैं। तो काटते हैं तो कैटाबोलिक, मतलब टूटता है मतलब काटा ही जाता है ना, तो टूटता है या काटता है तो क्या हो गया, कैटाबोलिक। मतलब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, टूटता है यानी कटता है, कटता है तो कैटाबोलिक। समझा। तो कह रहे हैं इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है या टूटता है, ऑटोमेटिक होता है शरीर के अंदर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कौन सी अभिक्रिया, क्या हो अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रियाएँ हो जाएंगी शरीर के अंदर वाली। सही है। जैसे कोई उदाहरण, जैसे पाचन, हम लोग खाना खाते हैं, कुछ भी खा पी लेते हैं दबा के, शादी का प्रोग्राम चल रहा है देख रहे हो ना, बफर सिस्टम लगा है लाइन से, उसमें ही नहीं देखते कि क्या है, ऐसे ऐसा होता है। भाई हमारे हम लोग बस्ती में रहते थे जब, तो हम पढ़ के जब आते थे स्कूल से 4 बजे, तो हमारे वहाँ पे कुछ लोग रहते थे रूम पे, हमसे थोड़े सीनियर थे, तो लोग यही पूछते थे कि भाई आज कहीं पे है, कहीं पे आज कहीं शादी वादी का प्रोग्राम है तो नहीं। तो अगर हाँ भंडारा नहीं, जैसे टाउन क्लब है और वहाँ पे मैरिज हॉल है, तो वैसे आते हैं तो वही पूछते हैं कहीं आज कोई प्रोग्राम है कि नहीं है। तो हमसे पूछते हैं अगर हम गलती से कह दिए हाँ है, अरे भैया हमको उठा लेंगे, तो हमारा बढ़िया मित्र होगा, सबसे बड़ा मित्र तो हमारा होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बोलेंगे तू तो हमारा सबसे सच्चा मित्र होगा। जैसे हम कह दिए आज कोनो व्यवस्था नहीं बा, तू तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो गया, राम रावण के दुश्मनी माता हो रही है, ऐसे बोल देते मजाक में।
कहते आज तो हमारा तो हर दुश्मनी राम रावण को ही गए। बाप रे का कह दियो। तो ऐसा होता है बफर सिस्टम में जब एंट्री कर लिए, वहाँ पे एक चीज़ और होता है, बफर सिस्टम जब लगा रहता है तो लोग जानते हैं खाने पीने के उद्देश्य से जाते हैं, खाना ना बनाना पड़े। स्पेशल लोगों का एक अलग से यूनिफॉर्म होता है, एक ड्रेस होता है जो कि पहन के कहाँ जाते हैं, खाली मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए। ठीक है, फेस वॉश बाकायदे लाएंगे, परफ्यूम लाएंगे, रखे रहेंगे, उसको जूता मांग के ला के रखे रहेंगे। अगर जो थोड़े से पैसे वाले हैं उनका तो खुद का होता है, नहीं तो उधारी वाला काम चलता है कि भैया आज तुम अपना शूज़ दे दो, अपना पैंट दे दो, शर्ट दे दो या परफ्यूम दे दो, मार के फेस वॉश से मुँह धुले, बनने से तैयार हुए, बाकायदे दमकते दमकते चल दिए। ठीक है, जाते हैं इंटरव्यू खाए, और खाने में इतना चीज़ लगा है उसमें भी पहचाने पर क्या है, इसका क्या नाम, इसका क्या नाम है, खाली खाने में है लगा है टूट पड़ो थाली में, पूछना है क्या है, खाते खाते सब खा लिए बढ़िया से, नाक तक ठूस लिए। अब क्या यहाँ पे आए तो कह रहे भैया बड़ा दिक्कत हो गया। ठीक है, होता है ऐसे। एक आदमी थे, मतलब बड़े थे, हमसे सीनियर थे, कह रहे हैं कि हम इतना खाए कम लेकिन कॉफ़ी 20 पिए। घर पे आए तो 20 कॉफ़ी उनका निकल गया सर। ठीक है, तो प्रॉब्लम हो गया, खाते दबाते चले जाते हैं। तो खा लेते हैं तो पचाने की दिक्कत होती है ना, कैसे पचे, तो जो पचा लिए तो ठीक है, जो नहीं पचा पाए तो फिर दिन भर वही है कि तो कोई डायरिया स्टॉप खा रहा है तो कोई कुछ खा रहा है, दिक्कत हो जाती है। तो अपच हो जाता है, यानी कि जो नहीं पचता है। तो शरीर में जब भोजन कर लेते हैं तो पचेगा कैसे, तो यहाँ पे क्रियाएं होती हैं, अपचयी क्रियाएं होती हैं। अपचयी क्रिया जिनका सही है, मतलब सिस्टम सही है, तो क्रियाएं अच्छे से हो जाती है। कोई भी ठोस चीज़ खा लो, कोई जटिल चीज़ खा लो, जिनको पचाने में सबको दिक्कत होती है, उनको भी जिनका सिस्टम सही है, तो अगर जटिल कोई कार्बनिक चीज़ खाए हो और खाए हो तो वो भी क्या होता है, सरल में टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है। अगर टूट गया तो समझो पाचन हो गया, नहीं टूट पाया तो पेट में दिक्कत होता है, फिर उसके बाद कोई लूज मोशन ऐसे टाइप का चीज़ हो जाता है। समझ आया? पाचन की क्रियाएं होती है, ये जो बता चुके हैं। श्वसन क्रियाएं भी होती है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सब क्या होता है, श्वसन क्रियाएं में भी हमारे क्या होता है, अपचयी क्रियाएं होती है। समझ में आया? इस प्रकार से तो खाओ उतना जितना पचाओ। ठीक है, इतना खाओ कि दौड़ के डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, उपचयी क्रियाएं जिसे बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, उपचयी क्रियाएं एनाबॉलिक। समझाया? इसमें क्या हो रहा है कि इनमें सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण होता है। मतलब क्या, हम लोग सरल चीज़ें खाएं, सरल मतलब बदबूदार नहीं। मैं कहता हूँ सरल खाएं मतलब बदबूदार नहीं, सरल मतलब ऐसी चीज़ खाएं जिनको पचाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ो, तो वो सरल अणु हो गए। वो क्या होते हैं, उनके सरल अणुओं का जब खा लेते हैं पच जाता है तो जटिल में ट्रांसलेट हो जाते हैं, है ना, जटिल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और जीवों में वसा का संश्लेषण होता है। क्या होता है? वसा। प्रोटीन का होता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। जैसे हम लोग खाते हैं जब खाना, तो कुछ लोग के शरीर इतना भयानक हो जाता है मोटे से ना, हम कितनों खाए भैया हमरे ना लगी, लगा है, कौन लगा है, कितनों खा ले हमारे शरीर में नहीं लगता, तो यानी हमारे अंदर फैट कम है, लगवा नहीं करता बड़ा प्रयास के लिए, तो इसलिए हम ऐसे हैं दुबले पतले सिंगल पीस। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लोग खाते हैं तो खाने के बाद उनके अंदर वसा का यानी फैट का संश्लेषण होने लगता है, यानी फैट जमने लगता है, तो कहते हैं भाई तो बड़ा मोट होते हैं आप। ठीक है, तो जीवों में वसा होता है यानी फैट इकट्ठा होता है, प्रोटीन इकट्ठा होता है, और न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण होता है। सब चीज़ें किसमें होगा? जीवों में। लेकिन पौधों में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण होता है। ये किस श्रेणी में आ रहे हैं सभी? उपचयी। हम कोई भी चीज़ सिंपल चीज़ खा रहे हैं और वसा बन जा रहा है, यानी फैट बन रहा है, हम मोटे हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस सरल से जटिल में ट्रांसलेट हो रहा है, सरल से जटिल में, और ये अपचयी वाले में जटिल से सरल में। सिंपल बात समझ में आया कि नहीं यार? इसके आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं धीरे से। लिखा गया है श्वसन प्रक्रम। अभी हम लोग पढ़ेंगे श्वसन प्रक्रम। श्वसन प्रक्रम किससे कहते हैं? अभी हम जैव प्रक्रम पढ़े हैं, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। श्वसन प्रक्रम किसे कहते हैं? देखो लिखा है श्वसन प्रक्रम शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। कहाँ से? ऑक्सीजन हम शरीर से बाहर तो करते हैं ना, बाहर से, तो ऑक्सीजन को शरीर से बाहर से प्राप्त करना यानी ग्रहण करना, तथा कोशिका के आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उनका उपयोग क्या कराता है? श्वसन प्रक्रम। मतलब फिर से देखो, करा शरीर से के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना
तथा कोशिका के आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, यानी जो खाना खा रहे हैं उसी के विघटन में उसी का उपयोग करना क्या कहलाता है? श्वसन प्रक्रम। विघटन का होता है, इसको पढ़ाया गया, देख लेना जाके, ठीक है, सभी को पढ़ाया गया है। तो ये होगा श्वसन के प्रक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। ऑक्सीजन पाना है, ग्रहण करना है, कोशिका के आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उनका जो उपयोग है वही क्या है? श्वसन प्रक्रम है। आगे आएगा उत्सर्जन प्रक्रम। तो देखो, जो हम रासायनिक अपक्रिया पढ़े हैं, रासायनिक अपक्रिया 2 प्रकार से होगा शरीर के अंदर, जिसे हम जैव रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। सही है। जैव रासायनिक अपक्रिया 2 प्रकार का उपचयन अपचयन होता है, ठीक है। तो कह रहा है रासायनिक अपक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जब रासायनिक अपक्रिया होता है शरीर के अंदर, यानी जैव रासायनिक अपक्रिया जब हमारे शरीर के अंदर होता है तो उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले प्रक्रम को क्या बोल देते हैं? उत्सर्जन प्रक्रम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उत्सर्जन प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया? शरीर के अंदर रासायनिक अपक्रिया होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इन्हीं अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाले प्रक्रम को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन प्रक्रम। बस सिंपल बात है। परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसके नोट में लिखा गया है, क्योंकि हम क्या पढ़े हैं? उत्सर्जन पढ़े हैं ना, तो उत्सर्जन से संबंधित एक नोट दिए हैं। लिखा परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों, यानी बेकार जो पदार्थ हैं उन्हीं को कोशिका से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने की होती है। किसकी? परिवहन तंत्र की। ये जो परिवहन तंत्र है इसकी आवश्यकता, पूछता नहीं परिवहन तंत्र का होला हो, परिवहन तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे शरीर के अंदर? तो भैया देखो, जो अपशिष्ट पदार्थ बना है शरीर के अंदर उसको कहाँ पहुँचाना है? कहाँ पहुँचाना है? उत्सर्जन तंत्र तक पहुँचाना है, ताकि उत्सर्जन तंत्र तक पहुँच जाएगा तो उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा कौन करने का काम करता है? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र का काम यही है कि शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बने हैं उसको उठा के लेकर जाओ और उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचा दो। समझ में आया? यही होता है। अरे जैसे भैया घर पे कोई छोटा सा लड़का है, छोटा सा मतलब 10 में 12 में पढ़ने वाला है, कोई बाहर जा रहा है पढ़ने, ठीक है, तो घर में क्या करते हैं? पिताजी लेकर जाते हैं, उनको बस स्टैंड तक छोड़ के आते हैं कि लेके जाए, बस स्टैंड पे बिठा देंगे, वो उनको उनके शहर तक पहुंचा देगा। ये तो होता है। तो इससे परिवहन तंत्र भी क्या है? एक पिता का काम कर रहे हैं, ये उठा के लेकर जा रहे हैं अपशिष्ट पदार्थ को कहाँ पे पहुँचाने के लिए? उत्सर्जन तंत्र तक पहुँचा देंगे, और उत्सर्जन तंत्र के बस से बैठा देना, लेके पहुँचा दिया बने से, ठीक है, जहाँ लेकर जाना है। आएगा नहीं समझ में? सिंपल बात, कॉपी करो इसको। देखिए अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? अब हम पढ़ रहे हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भाई देखिए, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है सबको पता है भाई। शरीर हमारा सही रूप से काम करे, कोई चीज़ टूटे फूटे तो उसकी मरम्मत करे, निश्चित रूप से ऊर्जा मिलता रहे, ठीक है, और रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको मेंटेन किए रहे, इसके लिए हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहे सोए रहें, चाहे बैठे रहें, चाहे जागते रहें, हर काम में हमको ऊर्जा की खपत होती रहती है, ठीक है। और ऊर्जा जब रहता है शरीर में तो सभी जो शरीर के अंग होते हैं वो अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे तुम सोए रहो चाहे बैठे रहो, वो चलता फिरता रहता है। अगर वो काम करना बंद कर दिए तो तुम्हारा छुट्टी, सही है ना। अगर मान लो वो सब काम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, तो हड़ताल कर दे मान लो शरीर के अंग कि भोजन लाओ भोजन लाओ, हड़ताल कर दिए तो तुम्हारा छुट्टी हो जाएगा बढ़िया से। तो भोजन इतना खिलाएंगे घर वाले इतना खिलाएंगे, सभी खाएंगे लेकिन तुम नहीं खाओगे। शरीर के सभी अंग हड़ताल कर दे कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे, ब्लड कह दे हम नहीं जावे, या हाथों तक नहीं जाओ, ब्लड कह दे मुड़वा तक नहीं जाओ, ब्लड कह दे गोड़वा तक नहीं जाओ। अगर वो हड़ताल करके बैठ जाए कि मुझे नहीं जाना है, चाहे जो कह लो ना जब जा, तो ब्लड जाएगा नहीं, वर्क करेगा नहीं, हाथ करेगा नहीं करेगा, और यहाँ नहीं जाए तो दिमाग भी नहीं काम करेगा, ठीक है। जिनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है माइंड तक, तो उनको क्या होता है, लकवा मार देता है, होता है ना ऐसे, तो उनका कोमा वोम चले जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शरीर के अंग ऐसे छोटे छोटे अंग हैं जो वो अपना कार्य करना बंद कर दे। हृदय का जाना है धड़कब, जा छुट्टी, आज से हम छुट्टी लेती है, हृदय कर दिया कि हम नहीं धड़केंगे, हो गया। हाँ, 1 महीने 1 महीने की छुट्टी नहीं, 1 मिनट की छुट्टी, कुछ सेकंड की छुट्टी ले लेना, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। फिर वही है कि पूरी सब्जी बटी है ना, पूरी सब्जी बटी वही। तो शरीर को निश्चित ऊर्जा मेंटेन करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को भोजन बराबर दीजिए, नहीं तो शरीर के अंग हड़ताल पर चले जाएंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए भोजन बराबर दिए रहो, तब शरीर का काम चलता रहेगा। नहीं तो
अगर नहीं दोगे खाना तो तुम नहीं रहोगे, तो घर वाले खाना खिलाएंगे, ठीक है, तब तुम नहीं रहोगे, तब बहुत ज़्यादा लोग खाना खाएंगे। सही है ना? मतलब क्या है, कट जाएगा टिकट, ठीक है। हाँ, अभी देखिए लिखा है पोषण यानी न्यूट्रिशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। कह रहा है जीवधारियों को अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई अगर मान लो मैं 100 मतलब 1 कुंतल का कोई चीज़ उठाना है तो हमें एक लिमिट चाहिए ना, भोजन चाहिए ना। अभी मैं कह दो उठाओ तो हम गिर पड़ा बनने से, खाए कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं कि निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीवधारियों को भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के उपरांत ही प्राप्त होते हैं। सही है ना? हम लोग भोजन जब कर लेते हैं तभी थोड़ा सा ऊर्जा मेंटेन होता है, तभी हम कोई काम कर पाते हैं। सही है? तो अभी हम कह रहे हैं ना कि हमको अगर 1 कुंतल दे दीजिए उठाने के लिए, तो फिर हड्डी पट्टी से हमारा टूट जाएगा। और खाना खिला दे तो थोड़ा सा क्षमता रहेगा, चला ढकेल दी, भले गिर जावे लेकिन ढकेल दे, क्षमता रहता है। तो कह रहा है सभी कार्यों को करने के लिए हमको भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो लिखा ना, कह रहा जीवों द्वारा भोजन यानी पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण की परिभाषा अगर आएगा मान लो तो लिखोगे, क्या लिखोगे, जीवों द्वारा भोजन मीन्स पोषक तत्व ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे क्या बोलेंगे हम, पोषण बोल देंगे धीरे से, कोई सुन ना पाए। अब बात करता है, फिर से वही बात कर रहा है कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी जो बोले हैं वही चीज़ें हैं कि भाई रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, हम लोग हमारा शरीर वृद्धि करे, ठीक है, शरीर में ऊर्जा मेंटेन रहे, है ना। ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता चाहिए, तभी ये सब चीज़ें चलेगा। यही बात है। पोषण की आवश्यकता क्या होती है, तो उसको फिर से एक बार लिख दिया है। देखो, जीवधारियों को अपने शरीर की समुचित वृद्धि चाहिए। समुचित वृद्धि मतलब शरीर वृद्धि करे तो साथ ही साथ दिमाग भी वृद्धि करे। इन्हें शरीर वृद्धि हो जाता है, कुछ लोग बचपना वाला होता है ना। शरीर वृद्धि हो गया तो वो जाके वो क्या नाम है, गोली खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ गोली खेल रहे हैं, या फिर जाके लौट रहे हैं, तो ये शरीर वृद्धि हो जाता है। छोटे बच्चों के साथ खेलो लेकिन उनके खान लौटे नहीं लागो, ठीक है। तो शरीर की वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, अपने दिमाग की भी वृद्धि होती है। यही बात लिखा है, जीवधारियों को अपने शरीर की समुचित वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक वृद्धि यानी शरीर में टूट फूट की मरम्मत, शरीर में कहीं चोट लग जाए उसका भी रिपेयरिंग होता रहे, रोगों से बचाव, रोग अगर कोई लग रहा है तो उससे भी बचाव, और उचित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तो यही बात तो बोले हैं। देखो क्या कर रहे हैं, अपने समुचित वृद्धि चाहिए यानी मानसिक और शारीरिक वृद्धि चाहिए। फिर क्या है, टूट फूट हो रहा है तो उसका मरम्मत भी होना चाहिए, रोगों से लड़ना भी चाहिए, और क्या है, उचित ऊर्जा भी मिलना चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा सब, पोषण से। इसी को लिखा गया। हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो गया। पोषण की आवश्यकता यही पूरा खत्म हो गया। इसी चीज़ को फिर से विस्तार में लिखा गया है। तो हम अगर एग्जाम में इसमें से ऊपर ही लिख देंगे तब वो पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझाया? लेकिन फिर से एक्सप्लेन करके लिख दिए हैं। अगर ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो। देखो, सबसे पहले हमको ऊर्जा मिलता है किससे, पोषण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा की प्राप्ति शारीरिक वृद्धि की प्राप्ति हो जाती है, और शरीर में टूट फूट की मरम्मत हो जाती है, और रोगों से रक्षा भी करता है। कौन, पोषण। देखिए कैसे हो रहा है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, ऊर्जा स्रोत यानी भोजन ही हमारे ऊर्जा का स्रोत है। भोजन नहीं खाएंगे ऊर्जा नहीं मिलेगा। देखो, भोजन से शारीरिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि भोजन से प्राप्त होती है यानी पोषण से प्राप्त होती है। सही ना, शरीर सही से काम करे, सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा कहाँ मिलेगा, पोषण से। शारीरिक वृद्धि, भोजन से नया जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है, नया जीव द्रव्य। और कोशिकाओं में के आकार में वृद्धि होती है। क्या होती है, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। उनमें विभाजन होता है, 2 बार होता लिखे हैं, उनमें विभाजन होता है। किनमें, कोशिकाओं में विभाजन होता है। अतः जीवों के आकार में भी वृद्धि हो जाती है। कोशिका बढ़ने लगा तब हमारे शरीर की भी वृद्धि हो गई। समझ आया? फिर शरीर की टूट फूट की मरम्मत भी हो रहा है। तो नए जीव द्रव्य से कोशिकाओं और ऊतकों में होने वाले टूट फूट की मरम्मत भी करता है। कौन, ऊर्जा यानी पोषण। पोषण के माध्यम से ही शरीर में जो जीव द्रव्य है या ऊतक है उनमें कोई टूट फूट हो गया तो उसको रिपेयरिंग करने का काम भी कौन करता है, पोषण के माध्यम से ही होता है। ठीक। फिर रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है, संतुलित भोजन कर रहे हो अगर
तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी नहीं हमारे खान चाउमीन, बर्गर, रमपम, चाउमीन और क्या बोलते हैं इसके, हम मैगी, पिज्ज़ा और मंचूरियन है, ये बिल्कुल खावा तो धुआं हो जावा। हम धुआं हो रहे हैं धीरे धीरे। तो जो कोई भी गलती करता है उनकी गलतियों सीखो। हम गलती कर रहे हैं, नहीं छूट रहा है, छोड़ देते हैं, फिर जाते हैं एक आध हफ्ते बाद फिर खा लेते हैं। तो तुम तो तुम लोग ना खाया करो, अभी से आदत डाल लो। खाओ, मान लो खा भी रहे हो, अगर मन कर रहा है तो करेगा भी। हफ्ते में एक बार खाओ, अभी ना खाओ कि हफ्ते में एक बार खाते तो लोट लोट खाओ, ठीक है। हफ्ते में खाओ, एक बार खाओ, थोड़ा सा खाओ, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ अच्छा लगता है ना, उनको अगर अति कर दोगे ना तो मन से भाग जाता है, ठीक है। इसलिए कम खाओ, लेकिन यह है कि हफ्ते में एक बार खाओ, डेली ना खाओ, नुकसान करते हैं। बर्गर, रमपम, चाउमीन, पिज्ज़ा, मोमोज और चाउमीन, क्या नाम है इसका, मंचूरियन, बहुत नुकसानदायक होते हैं। तला भुना चीज़, पकौड़े वकौड़े बहुत है, कम खाओ, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, आई थिंक लगा ही होगा, प्रयास है, तो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, इसके आगे का वीडियो लेके, आगे का टॉपिक लेके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।